बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद हुब्बी अली नकवी है। हमने डाई इलेक्ट्रिक्स को पढ़ना स्टार्ट किया था कैपेसिटर के बाद। कैपेसिटर हमने स्टार्ट किया था, एक्चुअली कैपेसिटर ही के अंडर ही आ जाती है, उसी हेडिंग में ही। अच्छा, डाई इलेक्ट्रिक के इफ़ेक्ट को हमने देखा था कि वो कैपेसिटेंस के ऊपर या कैपेसिटर की एबिलिटी टू स्टोर चार्ज के ऊपर कैसे असरअंदाज होती है। और हमने देखा था लास्ट लेक्चर में कि डाई इलेक्ट्रिक से कैपेसिटेंस इंक्रीज़ कर जाती है। तो ये हमने पढ़ तो ली थी बात, मगर उसकी वजह हम नहीं जान सके थे। तो आज हम इसकी वजह जानने की कोशिश करेंगे, और उसके लिए हम जो टॉपिक पढ़ेंगे इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक्स। अच्छा, व्हाट इज़ पोलराइजेशन? इस पे शायद कल कोई एक जुमला कहा हो, मगर आज हम उस पर ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। ये हमारा लेक्चर नंबर 23 है, सेकेंड ईयर फिज़िक्स का। और इसमें आपको कुछ डायग्राम्स बनी हुई नज़र आ रही होंगी इस पहली स्लाइड के ऊपर। तो पहली बात तो ये है कि जब किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम को, आप राइट साइड वाली डायग्राम को देखें जो कलर्ड है, तो जब हम किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, अब हमारे केस में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है बाय द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है और दूसरी प्लेट नेगेटिवली चार्ज है। यहाँ इलेक्ट्रोड लिखे हुए हैं, एक ही बात है, इलेक्ट्रोड लिख लें या पॉजिटिव या नेगेटिव प्लेट लिख लें। तो हम ये देखेंगे कि जो डाइलेक्ट्रिक मटीरियल है, ये मीडियम है, वो अगर तो बहुत थिन होता तो उसके नेगेटिव चार्जेस पॉजिटिव चार्ज की अट्रैक्शन की वजह से पॉजिटिव की तरफ चले जाते, और पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव की प्लेट की अट्रैक्शन की वजह से नेगेटिव की तरफ चले जाते। बट आम रूटीन में हमारे पास जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स होते हैं वो इतने थिन नहीं होते, बल्कि उनकी थिकनेस ज़्यादा होती है। तो उनकी जो थिकनेस है वो मल्टीपल लेयर्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल हो सकती है। तो अब वहाँ पे क्या होगा, वहाँ के लिए आप ज़रा लेफ़्ट साइड वाली डायग्राम को देखें, तो आपको नज़र आएगा कि पहले जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ थी, यानी दोनों प्लेट्स आपको नज़र आ रही हैं मगर दोनों प्लेट्स पर कोई चार्ज नज़र नहीं आ रहा, तो उस वक्त आपके पास जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम होगा वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। इसका मतलब है उसकी कोई ख़ास डायरेक्शन पॉजिटिव या नेगेटिव की हमें नज़र नहीं आ रही। मगर जैसे ही हम अब इसी डायग्राम का दूसरा पार्ट अगर आप देखें, जैसे ही हम प्लेट्स को चार्ज दे देते हैं, इसका मतलब एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज दूसरी को नेगेटिवली चार्ज बना देते हैं, तो इसका मतलब है एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। या दूसरे मानों में हम ये कह सकते हैं कि अगर हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डाइलेक्ट्रिक को प्लेस कर देते हैं, तो फौरी तौर पे जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है उसके मॉलिक्यूल्स में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस ऐसे हो जाएगी कि नेगेटिव चार्ज जो होंगे वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ, और पॉजिटिव चार्जेस जो होंगे वो नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव कर जाएंगे। स्लाइट मूवमेंट होगी, क्योंकि सॉलिड्स हैं तो फिज़िकली तो मूव नहीं करती चीज़ें, मगर एटम्स के अंदर रीडिस्ट्रीब्यूट कर जाता है, थोड़ा सा स्लाइट डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है। अच्छा, इन्हीं चीज़ों को जो मैंने अभी आपको डायग्राम से समझाने की कोशिश की है, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट होगी तो फिर हमारे पास डाइलेक्ट्रिक न्यूट्रल बिहेव करेंगे। इसी तरीके से जब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन ज़ीरो होगी या मौजूद होगी तो वहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्जेस हो जाएगी। और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी इसको मैं कम से कम 2 बार रिपीट कर चुका हूँ, यहाँ से आप लिखा हुआ भी देख सकते हैं। अच्छा, आप इससे आगे चलें तो फिनोमेना ऑफ पोलराइजेशन को हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आपको यहाँ पर भी डायग्राम्स को सबसे पहले देख लेते हैं। तो आपको जो एक ब्लैक एंड वाइट डायग्राम टॉप पे नज़र आ रही है, तो आप देखेंगे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लेस देन ज़ीरो हो, इसका मतलब ये होगा, मतलब आप ज़ीरो ही कह दें, टेक्निकली इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो उस वक्त क्या होगा, हमारे पास एक रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन होगी, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बिखरे हुए होंगे। जनरली आप एक एटम की जो जनरल स्ट्रक्चर होता है उसी को आप इमेजिन कर लें कि सेंटर में न्यूक्लियस पॉजिटिव मौजूद है और इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। तो ये एक सर्कल के अंदर आपको एक स्फेरिकल सा एक एटम आपको नज़र आ रहा है। मगर जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन ज़ीरो हो जाती है या ई इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो हो जाती है, तो आप देखेंगे साथ वाली राइट साइड वाली डायग्राम कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो स्लाइटली राइट साइड पर शिफ्ट कर गया है, और नेगेटिव चार्जेस जो होंगे वो स्लाइटली लेफ़्ट साइड पर शिफ्ट कर गए हैं। तो ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस हो गई है। अच्छा, ये तो एक सिंगल एटम या सिंगल मॉलिक्यूल के अंदर रीडिस्ट्रीब्यूशन आपको नज़र आ रही है। अगर बल्क में के पूरे अगर आप मटेरियल में देखना चाहें जिसको हम डाइलेक्ट्रिक कह रहे हैं,
तो आप निचली डायग्राम को, जो कलर्ड डायग्राम है, उसको देखें, तो जब आपके पास ई ज़ीरो हो तो उस वक्त आपको एटम्स बहुत सारे नज़र आ रहे होंगे इस ब्लॉक के अंदर मौजूद। और साथ वाली डायग्राम जो राइट पर मौजूद है, जिसमें ई ज़ीरो नहीं है बल्कि ई नज़र आ रही है बनी हुई, इसका मतलब ये है कि ई की डायरेक्शन आपको पता ही है कि पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। तो हमारी लेफ़्ट साइड पर पॉजिटिव प्लेट और राइट साइड पर नेगेटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर आ जाए, तो हम देखेंगे कि जितने भी अंदर एटम्स या मॉलिक्यूल्स मौजूद थे वो पोलर बन जाएंगे, यानी उनकी एक साइड नेगेटिव और एक साइड पॉजिटिव हो जाएगी, और वो अलग से हमें उनकी पोलराइजेशन एक तरतीब में होती हुई नज़र आ जाएगी। अच्छा, इसी चीज़ को मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, जिसको आप पढ़ सकते हैं, अपने पास नोट कर सकते हैं। यहाँ एक नया कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलेगा, और वो ये है कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एक साइड स्लाइटली पॉजिटिव और दूसरी साइड जो है वो स्लाइटली नेगेटिव हो जाती है। ऐसी सिचुएशन में मॉलिक्यूल को डायपोल कहा जाता है। डाई का मतलब दो होता है, जैसे डाई इलेक्ट्रिक मैंने आपको समझाया था। तो डाईपोल इसका मतलब है कि दो पोल्स वाली कोई चीज़। तो ये पोलर है, दो पोल्स इस तरह हैं कि एक पोल नेगेटिव है और दूसरा पोल पॉजिटिव है। इसकी डेफिनेशन भी मैंने नीचे लिख दी है। टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस मेक्स अ डाइपोल। अच्छा, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस इस तरीके से हैं कि एटम एज अ होल न्यूट्रल होता है। मिसाल के तौर पे अगर किसी चीज़ का एटम है, लेट से हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो उसके अंदर अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि नेगेटिव चार्ज को कैरी कर रहे हैं, तो 8 ही प्रोटॉन होंगे जो कि पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर एक ऑक्सीजन का एटम पोलर हो तो उसके 8 नेगेटिव चार्जेस स्लाइटली लेफ़्ट पर आ जाएंगे, और जो न्यूक्लियस है जिसमें 8 पॉजिटिव चार्जेस हैं वो स्लाइटली राइट पर चले जाएंगे। तो हम कहेंगे कि इसमें पोलराइजेशन हो गई है। ऑक्सीजन मैंने मतलब एक रैंडम एक एग्जांपल के तौर पे दी है, वरना बहुत सारी और चीज़ें हो सकती हैं, और मैं नहीं जानता कि ऑक्सीजन पोलर है या नहीं है, ये तो हमें इसको अलग से देखना पड़ेगा। अच्छा, आगे देखते हैं हम ज़रा। इसको ना हम मज़ीद डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली अंदर हो क्या रहा है, और फिर हम इसमें से वो नतीजा निकालने की कोशिश करते हैं जो हमारे काम का है। हमें इसकी सारी डिटेल्स की ऐसा ज़रूरत नहीं है। अगर आप देखें, मैं आपको जैसे बता रहा था कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो है उसकी थिकनेस काफ़ी ज़्यादा हो सकती है मॉलिक्यूल्स के हिसाब से। तो यहाँ हमें लेट से कि हमें 4 या 5 या 6 मॉलिक्यूल्स जितनी थिकनेस नज़र आ रही है, तो हम देखेंगे कि तमाम के तमाम मॉलिक्यूल्स डायपोल्स बन गए हैं, या उनमें पोलराइजेशन का फिनोमेना नज़र आ रहा है। तो ये पोलराइज्ड मॉलिक्यूल्स में आप देखेंगे कि नेगेटिव जो साइड्स हैं वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ, और पॉजिटिव साइड्स जो हैं वो नेगेटिव प्लेट की तरफ हो गई हैं। अच्छा, इसमें जो हमारे काम की चीज़ है वो ये है कि डाई इलेक्ट्रिक मीडियम की जो सरफेसेस हैं, एक सरफेस वो जो पॉजिटिव प्लेट के सामने है, और एक सरफेस वो जो नेगेटिव प्लेट के सामने है। एक्चुअली हमारा कंसर्न ये है कि उन पर चार्जेस क्या हैं, अंदर जो भी चार्जेस हैं उससे हमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये बड़ी आसानी से आप देख सकते हैं कि नेगेटिव चार्जेस सरफेस पे आ गए हैं। लिखा हुआ भी है नेगेटिव चार्ज ऑन द सरफेस, अगर आप लेफ़्ट साइड के ऊपर देखें, जो कि पॉजिटिव प्लेट के सामने आएगी। इसी तरह आप राइट साइड पे देखें तो पॉजिटिव चार्ज ऑन द सरफेस आ गया है, जो कि नेगेटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर के सामने आ गया है। इसी को ज़्यादा आसान देखने के लिए आप ज़रा डायग्राम बी को देखें जो राइट पर बनी हुई है। तो आपको बाकी पूरे डाई इलेक्ट्रिक को नहीं बनाया गया, सिर्फ उसकी सरफेस को बनाया गया है। तो सरफेस पे नेगेटिव चार्ज आ गया है जहाँ पे पॉजिटिव प्लेट थी, और पॉजिटिव चार्ज आ गया है जो कि नेगेटिव प्लेट के सामने है। इससे होगा ये कि अगर आप पहली डायग्राम को देखें, या आप लेट से माइनस कर दें किसी इस डाइलेक्ट्रिक को, तो दोनों प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर बहुत दूर थी। और ये बात हम कल के लेक्चर में देख चुके हैं कि हमारे पास कैपेसिटेंस इस बात पर डिपेंड कर रही थी कि डी या सेपरेशन बिटवीन द चार्ज प्लेट्स क्या थी। तो डी हमारे पास बहुत थोड़ी भी थी। तो अब अगर आप देखें आफ्टर प्लेसिंग द डाई इलेक्ट्रिक, तो डी का जो इफ़ेक्टिव वैल्यू है वो बहुत रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि अब डी प्लेट्स के दरमियान की डिस्टेंस नहीं रहा, बल्कि डी एक प्लेट और डाई इलेक्ट्रिक की सरफेस के दरमियान का डिस्टेंस है, जो कि प्लेट्स के डिस्टेंस से 10 गुना या उससे भी ज़्यादा कम है। अब इस डी की रिडक्शन की वजह से हमारे पास बेसिकली कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज़ करेगी, मगर हम उसकी डिटेल्ड मैथमेटिक्स को आगे जाकर देखेंगे।
अच्छा, अब यहाँ पे हम उस टॉपिक पर पहुँच गए हैं। आज तो बाकी तो सारी डिटेल्स थी और समझाने की कोशिश थी। तो अगर आपके पास पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो हमारे पास जो टॉपिक पेपर में पूछा जा रहा होता है वो इफ़ेक्ट ऑफ पोलराइजेशन ऑन द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर जनरली पूछा जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे इसको आपसे पूछा जा सकता है और बहुत सिस्टमेटिक है, बहुत आसान है। और ज़्यादातर चीज़ें, ये इक्वेशन सारी आप पिछले 3-4 लेक्चर्स से लगातार पढ़ रहे हैं, तो अब तक उम्मीद है आपको याद भी हो गया होगा। तो हम स्टार्ट लेते हैं। पहली बात तो ये है कि हमने जो लास्ट स्लाइड में ये बात पढ़ी थी, दोबारा इसके अंदर यहाँ पे हम लिखेंगे कि हमारे पास जो सरफेस ऑफ डाइइलेक्ट्रिक है, जो पॉजिटिव प्लेट को फेस करती है उस पर नेगेटिव चार्ज है, और सरफेस ऑफ द डाइइलेक्ट्रिक जो नेगेटिव प्लेट को फेस करती है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब इस चीज़ की वजह से हमारे पास जो सरफेस ऑफ, जो हमारे पास चार्ज डेंसिटी है प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर के ऊपर, वो डिक्रीज कर जाएगी। अच्छा, प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज डेंसिटी है अगर वो डिक्रीज कर जाए तो इससे फ़र्क क्या पड़ता है। ये हमारा पहला स्टेप है कि हमारे पास पोलराइजेशन की वजह से चार्ज डेंसिटी डिक्रीज कर जाती है। ये डिक्रीज मैंने येलो कलर का जानबूझ के हाईलाइटेड सा लिखा है ताकि आप ये याद रख सकें। सेकंड जो हम इसमें पॉइंट पढ़ेंगे वो क्या है कि अगर हम थर्ड एप्लीकेशन ऑफ गाजेस लॉ को अप्लाई करें, जो हम इससे पहले कई दफ़ा कर चुके हैं, जो कि है E इज़ इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्साइलन नॉट, तो बड़ी आसानी से आपको समझ आ जाएगा कि एप्साइलन नॉट तो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है E और सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। और अगर दो चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हों तो एक के कम होने से दूसरी भी कम होती है। तो इसका मतलब है कि अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी कम होगी यानी सिग्मा कम होगा तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ई भी कम हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। ये भी मैंने हाईलाइटेड फॉर्म में लिख दिया है। थर्ड स्टेप पे हम आ जाते हैं, बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये भी हम एक से ज़्यादा बार पढ़ चुके हैं कि पोटेंशियल ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट क्या है। एज अ टॉपिक भी हमने इसको पढ़ा था। तो ये था E इज़ इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा डी, या V इज़ इक्वल टू ई डी। आसानी के लिए हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी बड़ी आसानी से आपको नज़र आ रहा है कि D तो वो डिस्टेंस है जो कि प्लेट्स के दरमियान है, जो वेरी नहीं करता है। इसका मतलब D कांस्टेंट हो गया। तो V और E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नज़र आ रहे हैं हमें। तो V और E अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं तो E अगर डिक्रीज़ हुआ तो फिर V को भी डिक्रीज़ होना होना चाहिए। इसका मतलब है कि हमारे पास जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो भी डिक्रीज़ करेगी ड्यू टू द डिक्रीज़ इन E। और E डिक्रीज़ क्यों 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 हुई थी? ड्यू टू द डिक्रीज़ इन सिग्मा, यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी कम होने से E कम हुई, और E कम होने की वजह से V या पोटेंशियल भी कम हो गया। फोर्थ और आखिरी स्टेप इसका जो हमारा है वो ये है कि जो कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर है उसका फार्मूला, ये भी हम 2 बार या 2 से ज़्यादा बार देख चुके हैं कि C लास्ट, बल्कि टॉपिक में ही हमने 2 दफ़ा देखा था इसको। C इज़ इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई V, और हम इसको Q इज़ इक्वल टू सी वी से भी डिराइव कर सकते हैं। तो कैपेसिटेंस है चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल। अब हम ये भी जानते हैं कि चार्ज ऑन द कैपेसिटर तो चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब Q भी कांस्टेंट है। तो अब अगर आप देखें C और V का रिलेशन, तो C और V आपको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नज़र आ रहे हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि अगर V डिक्रीज़ करेगा तो कैपेसिटेंस इंक्रीज़ करेगी। इसका मतलब ये हुआ, दोबारा से स्टेप वाइज समझ लें कि ड्यू टू द डिक्रीज इन सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, E decreases, and due to the decrease in electric field E, V decreases, that is potential, and due to the decrease in V, C, that is capacitance of the capacitor, increases। तो हमारे पास एक्चुअल स्टार्ट कहाँ से बात हुई थी? पोलराइजेशन से। पोलराइजेशन ने सरफेस चार्ज डेंसिटी कम कर दी थी। सरफेस चार्ज डेंसिटी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम हो गई, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वजह से पोटेंशियल कम हो गया। बट पोटेंशियल के कम होने की वजह से कैपेसिटेंस बढ़ गई। इसका मतलब ये हुआ, अगर पहली और आखिरी चीज़ को आप जोड़ें, कि पोलराइजेशन के होने की वजह से कैपेसिटेंस बढ़ती है, तो हम इसका कंक्लूजन या नतीजा लिख सकते हैं कि कैपेसिटेंस इंक्रीजेज ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ पोलराइजेशन इन डाइइलेक्ट्रिक। ये नतीजा बहुत इंपॉर्टेंट है। चारों पॉइंट्स भी लिखने हैं आपने और कंक्लूजन भी इस टॉपिक के अंदर ऐड करना है। इस टॉपिक में किसी किस्म की कोई भी दुश्वारी हो, अव्वल तो ये बहुत सिस्टमेटिक सा और छोटा सा टॉपिक था, मगर कोई भी दुश्वारी हो, कोई भी ऐसी बात हो जो आप डिस्कस करना चाहते हो,
तो आप यूट्यूब में कमेंट भी कर सकते हैं, या इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर भी हमें बता सकते हैं। काइंडली दो चीज़ें मैं तकरीबन हर लेक्चर में बताता हूँ कि एक तो ये है कि इस लेक्चर्स को तरतीबवार अंदाज में इन लेक्चर्स को सुने। रैंडमली कुछ लेक्चर सुनेंगे, कुछ छोड़ देंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। दूसरी बात यह है कि एक नोटबुक ज़रूर बनाएं जिसके अंदर आप इन नोट्स को प्रिपेयर करें, क्योंकि अगर कॉलेज नहीं खुलता सितंबर में भी तो फिर आपको हो सकता है जब कॉलेज रेगुलरली खुलें भी तो वो चैप्टर्स ना पढ़ाए जाएं जो हम ऑनलाइन पढ़ा चुके हैं, और उससे आगे से स्टार्ट करें। तो आप इसको अपनी रेगुलर एजुकेशन या स्टडी समझ कर ही इसको पढ़ेंगे, तो ही आप इसको समझ सकेंगे और हमारे लिए भी आगे आसानी होगी आपको पढ़ाने में। दूसरी बात यह है कि आप फुल स्क्रीन में मोबाइल पे इसको देखें या फिर अपने लैपटॉप या कंप्यूटर की स्क्रीन पे देखें, ताकि स्लाइड में लिखी हुई चीज़ें आपको प्रॉपरली समझ आएँ। आम रूटीन में स्लाइड्स में थोड़ा डाटा लिखा जाता है, मगर यहाँ पे जो स्लाइड्स मैं बना रहा हूँ वो इस ऐसी बनाने की कोशिश हो रही है कि जैसे आपको कोई लेक्चर नोट्स दिए जा रहे हों, ताकि अगर आप इनको नोट कर लें तो इन्हीं को रिप्रोड्यूस करके आप एग्ज़ाम में अपने पूरे नंबर सिक्योर कर सकें। और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।